आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। और सबसे पहले बात निर्भया गैंगरेप केस की, जिसमें चारों दोषियों के लिए अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की है। हालांकि दोषी साबित हुए मुकेश के वकील ने अर्जी देकर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का वो बयान कोर्ट की अवमानना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुनहगारों को फांसी ही मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। गुनहगारों की सजा को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में बहस जारी है। कल ही साकेत कोर्ट ने निर्भया केस में विनय शमशेर ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार को दोषी करार दिया था। रेप, हत्या के मकसद से अगवा करने, लूटपाट करने समेत सभी आरोपों में इन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने कहा भी कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। वहीं निर्भया के पिता ने मांग की है कि चारों गुनहगारों को फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन दलित लोगों को तो फांसी होनी ही होनी चाहिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं। अगर फांसी के अलावा कुछ और हुआ तो हमें नामंजूर है ये फैसला। निर्भया की मां ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा ही मिलेगी। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दरिंदगी की है, तो इस दरिंदगी की तो सजा फांसी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। उधर मुजफ्फरनगर हिंसा की नाराजगी के चलते आगरा में चल रही समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में मंत्री आजम खान शामिल नहीं हुए हैं। बैठक में पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, यूपी के सीएम अखिलेश सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। ऐसे में आजम खान की तरफ से कहा गया है कि बीमार होने की वजह से वो बैठक में नहीं पहुंचे। मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि हर तरफ सेना के जवानों और पुलिस वालों का पहरा लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि कहीं से भी हिंसा की कोई ताजा खबरें नहीं आई हैं। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है। मुजफ्फरनगर में कल प्रशासन ने कर्फ्यू में पौने 2 घंटे की थोड़ी राहत दी थी। प्रशासन ने अपनी निगरानी में कल लोगों के बीच दूध और राशन की जरूरी चीजें बंटवाई। साथ ही लोगों का मेडिकल चेकअप कर दवाइयां भी बांटी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत की होने की खबर है। हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए पूरी मुस्तैदी दिख रही है। आर्मी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। मुजफ्फरनगर से 975 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। कुछ लोग जैसे सांप्रदायिक लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग बहुत दिनों से तैयारी में थे, बहुत दिनों से तैयार। लेकिन कोई बंद हो, किसी भी दल का हो, कोई सांप्रदायिक हो, उनके खिलाफ हमारी सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई। उधर मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा को लेकर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार का बचाव किया है। उन्होंने इसे जातीय संघर्ष बता दिया और कहा कि घटना दुखद है, लेकिन हालात अब काबू में है। दंगा होता है वो होता है का ये जाति संघर्ष बड़ा खतरनाक होता है, और उसी का परिणाम है कि मुजफ्फरनगर शहर से जब नियंत्रण हो गया तो गांव पहुंच गया। मुजफ्फरनगर में अमन चैन बहाली के लिए मुस्लिम धर्मगुरु भी सामने आए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि मुजफ्फरनगर की धरती पर जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस हिंसा को सियासी चाल का हिस्सा बताया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए बीजेपी और एसपी को जिम्मेदार बताया। ओवैसी ने कहा कि सियासत के लिए दोनों पार्टियां माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा में किसान नेताओं पर केस दर्ज किए जाने का भारतीय किसान यूनियन ने विरोध किया है। दरअसल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत पर केस दर्ज किया गया, लेकिन यूनियन का कहना है कि पुलिस बेवजह फंसा रही है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। मुजफ्फरनगर हिंसा में केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले को लेकर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने राज्यपाल से यूपी की अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही नगर विकास मंत्री आजम खान की भूमिका की जांच की भी मांग की।
मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा का असर पड़ोसी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। शामली में खौफ का आलम ऐसा है कि कई लोग घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि शामली में सेना के पहुंचने से हालात में थोड़ी सुधार जरूर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शामली में दो गुटों के बीच में फायरिंग के बाद तनाव बढ़ गया था। हालांकि सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार के साथ पुलिस बल तैनात था। इलाके का दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि अफवाह की वजह से फायरिंग हुई और अब हालात सामान्य हैं। और वहीं बागपत में बिगड़े माहौल पर काबू पाने के लिए पुलिस के अफसर दिन रात लगे हुए हैं। लोगों से अमन चैन बनाए रखने की बार बार अपील की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी इलाके में फ्लैग मार्च कर रही हैं। वहीं मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन चैन की दुआ की और भगवान गणेश का पंडाल सजाया। लोगों ने गणपति की पूजा अर्चना की और सूबे में शांति की दुआ मांगी। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाने को लेकर लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह दोपहर 12:30 बजे उनसे मिलने जाने वाले हैं। अभी भी आडवाणी मोदी के नाम के फिलहाल घोषणा किए जाने के विरोध में ही दिखाई दे रहे हैं। आडवाणी भले न माने, लेकिन पीएम कैंडिडेट के रूप में बीजेपी नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल कर चुकी है। 13 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट की मुहर लग जाएगी। इसी दिन बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी से पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने शेख चिल्ली करार दिया। पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने निशाना साधा है। मोदी को दंगा कराने का आरोपी बताते हुए उन्होंने कहा कि अगले पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे। मोदी के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में रैली कर रहे हैं। उदयपुर के सलुम्बर में राहुल एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मंच के साथ ही एक भव्य टेंट तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि करीब 2 लाख लोग यहां बैठ सकते हैं। राहुल गांधी की सलुम्बर रैली की तैयारियों का जायजा खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। गहलोत ने मंगलवार को जयपुर में हुई नरेंद्र मोदी की रैली पर सवाल भी उठाए। उन्होंने मोदी की रैली में आई भीड़ पर कहा कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और वहीं दिल्ली सरकार ने चुनावी तोहफे की शुरुआत राहुल गांधी के हाथों से करवाई है। मंगलवार को दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 45 कॉलोनियों के लोगों को उनके घर के कागज सौंपे। इस दौरान सीएम शीला दीक्षित भी मौजूद रही। इस दौरान राहुल गांधी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरे दल विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार अधिकार की बात करती है। मंगलवार को गुलाबी नगरी जयपुर में नरेंद्र मोदी केंद्र और राजस्थान सरकार पर जमकर गरजे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा की समाप्ति पर हुई रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। रैली में नरेंद्र मोदी ने घोटालों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर नए अंदाज में हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि आने वाले वक्त में देश का बच्चा रोएगा और पढ़ेगा। ए का मतलब आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स और सी फॉर CWD घोटाला। जयपुर की रैली में खुले मन से आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कबूल कर ही लिया कि मोदी की अगुवाई में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है। मोदी की रैली में ड्रेस कोड के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे। मुस्लिम महिलाएं बुर्के में, जबकि मुस्लिम पुरुष टोपी लगाकर पहुंचे। दरअसल बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को टोपी और बुर्के में आने के लिए कहा था। इसके पीछे दिखाना ये मकसद था कि मोदी को मुस्लिमों का भी साथ है। जयपुर रैली में आई कई मुस्लिम महिलाएं तो नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गईं। इन महिलाओं ने मोदी को पीएम बनाने की वकालत की और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जाता है। मोदी की सभा के लिए मुस्लिमों के ड्रेस कोड पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बुर्का और टोपी पहनकर आने को कहना ड्रेस कोड है या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स। उत्तराखंड आपदा के 86 दिन बाद केदारनाथ धाम में एक बार फिर से पूजा शुरू हो रही है। पहले केदारनाथ में शुद्धिकरण पूजा हुई। भगवान के अभिषेक के बाद पूजा का दौर भी शुरू हो जाएगा। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पूजा में शामिल नहीं हो सके। केदारनाथ धाम में आज से सिर्फ पूजा शुरू हो रही है। केदारनाथ यात्रा कब से शुरू की जा सकती है, इसका फैसला 30 सितंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। फिलहाल आम लोगों के लिए केदारनाथ धाम में जाने पर रोक है।
मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि 30 सितंबर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। गौरीकुंड तक की सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी, जिसके बाद दिवाली तक यहां श्रद्धालु दर्शन करने आ सकेंगे। अब यहां वैष्णो देवी की तर्ज पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालु तीर्थ के लिए जा सकते हैं। दिवाली में पट बंद करने से पहले काफी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ जा पाएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ पूजा को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चुनिंदा लोगों की पूजा में शामिल होने की बात का विरोध करते हुए कहा कि ये सरकारी पूजा है। आज की पूजा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। केदार सभा ने पूजा में स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों को शामिल न करने के विरोध में 10 सितंबर को परंपरागत पैदल मार्ग से केदारनाथ कूच का ऐलान किया है। संत समाज ने आज से केदारनाथ में हो रही पूजा का विरोध किया है। साधु संतों का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में पूजा करा रही है, जबकि चतुर्मास में पूजा ठीक नहीं है। संतों ने यह भी कहा कि एक तरफ लाशें मिल रही हैं और दूसरी तरफ पूजा की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। केदारनाथ मंदिर को बचाने वाली दिव्य शिला हटाई नहीं जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 40 फीट लंबी शिला को सहेज कर रखा जाएगा। उत्तराखंड ताजी में तबाह हुए उत्तरकाशी को बसाने के लिए फेडरल बैंक ने भी पहल की है। बैंक के अधिकारियों ने डीएम से मिलकर कुछ गांवों को बसाने की पेशकश की। नाबालिग की यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की एक चौंकाने वाली तस्वीर साई है। पिछले दिनों जब आसाराम को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्हें यहां एमआरआई टेस्ट के लिए लाया गया था। खराब सेहत का हवाला देते हुए आसाराम ने जेल में घर के भोजन और दूसरी सुविधाओं की मांग की थी, जिसके बाद चेकअप के लिए जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया था। एमआरआई मशीन के सामने उन्हें लाया गया तो उनके होश उड़ गए और इंजेक्शन लेने से भी इनकार कर दिया। वहीं मंगलवार को आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई 12 सितंबर को होगी, यानी कि आसाराम को जेल में ना तो बाहर का खाना मिलेगा और न ही बिस्तर। अहमदाबाद के बासना इलाके में आसाराम की राजदार शिल्पी का घर खाली पड़ा हुआ है। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी यहां 5-6 लड़कियों के साथ रहती थी। मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी अमले ने आसाराम के आश्रम की जमीन का जायजा लिया और नपाई की। सरकारी अमले में राजस्व अधिकारी और पटवारी शामिल थे। यहां किसानों ने आसाराम पर उनकी जमीन कब्जा कर आश्रम बनाने का आरोप लगाया है। राजस्थान के भरतपुर में आसाराम के आश्रम में अब शिक्षा की घंटी गूंजेगी। कलेक्टर के आदेश पर राजकीय महाराजा बदन सिंह स्कूल का नया भवन बनने तक पढ़ाई का काम आसाराम के आश्रम में ही होगा। दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित झूम उठी। गायक और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए दलेर मेहंदी की धुनों पर शीला ने ऐसे ठुमके लगाए कि देखने वाले हैरान रह गए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर सीधा निशाना साधा है। पवार ने कहा कि फाइल पर साइन करने से मुख्यमंत्री के हाथ कांपते हैं। एमपी कांग्रेस में के मीडिया प्रभारी और सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने शिवराज सिंह सरकार पर चंदा वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा शिवराज मामा है और उनके मंत्री चंदा मामा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी फिसलने लगी है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा पर निशाना साधा और कहा कि उनका पेच ढीला हो गया है। रायपुर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर बरसी। शोभा ओझा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फिसड्डी साबित हो रही है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सूबे में नए उद्योग नहीं लगने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां जमीन नहीं मिलने के चलते बिहार से लौट जा रही हैं। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की मदद से झारखंड में सरकार चला रही सोरेन ने कहा बिल में कुछ खामियां हैं जिसमें संशोधन की जरूरत है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बने मालखाने में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे ही मालखाने से धुआं निकलने लगा। बाद में आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की वजह से 3 ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ गई। जयपुर से गुड़गांव आ रही कार में अचानक आग लग गई। हादसा मानेसर के पास हुआ। गनीमत ये रही कि कार चलाने वाले शरद चंद्रा गाड़ी से मौका रहते बाहर निकल आए। मानेसर में मारुति रिड्स कार में लगी इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हाईवे पर हुए इस हादसे की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी।
पूर्वी दिल्ली के गगन विहार इलाके में बने एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। कई मरीज अस्पताल में फंस गए और चीख पुकार मचने लगी। खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम संतोष कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। मुंबई के गोरे इलाके में फैशन डिजाइनर अनिल चैरियन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुंबई के फोनसेका गेस्ट हाउस में वीकेंड पार्टी चल रही थी जिसमें अनिल शामिल हुए थे। पानीपत के विकासनगर इलाके में एक पिता मुंबई के गोरे इलाके में फैशन डिजाइनर अनिल चैरियन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुंबई के फोनसेका गेस्ट हाउस में वीकेंड पार्टी चल रही थी जिसमें अनिल शामिल हुए थे। पानीपत के विकासनगर इलाके में एक पिता पर अपने 7 महीने की बेटी को जहर देकर मारने का आरोप है। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से आरोपी ने बच्चे को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। हरियाणा के यमुनानगर में एक नौजवान ने लड़की की ओर से शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद खुद को चाकू से गोद लिया। गंभीर स्थिति में लड़का को यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में 28 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने वाली लड़की का नाम प्रेरणा था। मुंबई से सटे थाने के मुमरा इलाके में पुलिस ने 12 डकैतों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती की योजना बना रहे थे। इनके पास से हथियार और मिर्च पाउडर बरामद हुआ है। यूपी में बरेली के कॉलेज में छात्राओं को एक अजीब फरमान सुनाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि लड़कियां चेहरा ढककर कॉलेज न आएं, साथ ही लड़कियों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है।